जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट वन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट वन। तो फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ईक्यू देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में भारत की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है अनिल घनावत, दूसरा है संजय धोत्रे, और ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर डी है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर जो कि बी है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब तो जान लेते हैं ये ईक्यू है क्या। तो ईक्यू का फुल फॉर्म आप अगर देखेंगे तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्यू जो है वो साइलेंट है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसका मतलब है। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईक्यू का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है ईक्यू का उद्देश्य क्या। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि ईक्यू ये क्यों मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें आप देखेंगे शिक्षकों का सहयोग, ऑप्शन नंबर बी कौशल में निवेश, और ऑप्शन नंबर सी डिजिटल विभाजन को कम करना, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपर्युक्त सभी सही हो कैसे जाएगा, इसका रीजन क्या है या इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपका ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि बच्चे हैं ये एग्ज़ाम का बर्डन वगैरह लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यू क्यू ई क्यू है इसको चालू किया गया है। तो इसमें क्या है शिक्षक जो हैं वो सहयोग देंगे स्टूडेंट्स को ताकि जो बर्डन है उन पर ये ना हो सके। ठीक है, और जो आपके की स्टूडेंट्स हैं तो इनके क्या है इनके स्किल डेवलपमेंट में निवेश कर सकें, मतलब जो उनकी स्किल्स हैं उनको डेवलपमेंट किया जा सके, और डिजिटल विभाजन को कम करना। यानी आप देखते हैं कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया चलाया जाएगा अभियान। ठीक है, तो उसका मतलब ये है डिजिटल विभाजन को कम करने का मतलब ये है कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी के पास डिजिटल साधन नहीं होते हैं और किसी के पास होते हैं, तो उनका जो विभाजन है मतलब जिनके पास नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास वो साधन पहुंचाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है पेरिस जो कि फ्रांस में है, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है, और ऑप्शन नंबर सी है इटली जो कि रोम में है, और माफ़ कीजिए रोम जो कि इटली में है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वुहान जो कि चीन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। ठीक है, पहले यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यू को मतलब हो गया आपका यूनाइटेड, एन का मतलब हो गया नेशंस, और ई का मतलब हो गया एजुकेशनल, एस का मतलब हो गया साइंटिफिक, और सी का मतलब हो गया कल्चरल, और ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो ऑड्रे एजुले वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन पेरिस है, तो पेरिस जो है वो आपकी फ्रांस की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी आपकी अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, और रोम जो है वो आपकी इटली की राजधानी है। इसमें उल्टा लिखा हुआ, पहले इटली लिखा हुआ है बाद में रोम, तो आप सही कर लें। और जो चीन है चीन की राजधानी है बीजिंग, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वुहान। ठीक है, तो वुहान शहर जो है ये किस लिए जाना था, ये कोविड-19 के लिए जाना जाता है। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कोविड-19 की शुरुआत वुहान से हुई थी। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है।
तो आपको ऑप्शन दिया गया पहला शाहीन, दूसरा ब्रह्मोस, तीसरा हेलफायर और ऑप्शन नंबर डी हार्पून। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो बात कर लेते हैं इसमें आपका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो वुहान आपका, माफ कीजिए, ब्रह्मोस आपका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रह्मोस आपका सही आंसर है। आप जानते हैं जो ब्रह्मोस है ये मिसाइल किसकी है? तो ठीक है, तो ये भारत की मिसाइल है। हालांकि ये 2 देशों भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। तो जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस में आपको देखेंगे तो ब्रह्म प्लस मोस 2 शब्दों से ब्रह्मोस बना है। तो ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की नदी है, और मोस्कोवा नदी जो कि रूस की नदी है। तो दोनों नदियों का आधा आधा नाम लेकर के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया। ठीक है, और यह मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल वह होती है जो कि तीनों जगह, यानी कि वायु, यानी कि आप देखें एयर टू एयर भी बात कर सके। ठीक है, जल, यानी कि जल में जैसे पनडुब्बी में हो गया आपका, या फिर जो जलीय जहाज होते हैं, ठीक है, पानी के जहाज होते हैं, उनसे बार कर सके, और आपका थल यानी धरती से भी बार कर सके। तो जो तीनों जगह से बार कर सकता है उसे बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, अब बात करें इस मिसाइल की, तो यह विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, यानी कि एंटी शिप है, ये किसी भी शिप को भी उड़ा सकती है। और क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये वो भी है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5वां। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन नंबर है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, और तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जान लेते हैं कि जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो 217 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और 2000 देखें तो 216 के अकॉर्डिंग, माफ़ कीजिए, 216 के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, गठन किया गया। और आर्टिकल 217 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है उसको रखा जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2017 में कहा गया कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है LASI क्या है? ठीक है, LASI क्या है? तो पहला आपका ऑप्शन है लॉन्गिट्यूशनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्गिट्यूशनल एंटीजन साइंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है लॉन्गिट्यूशनल एंटी साइंस ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी है नॉट, यानी कि नन ऑफ दिस। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये LASI ये क्या है और ये क्यों लागू है? ठीक है, तो ये उम्र दराज व्यक्तियों को, जो कि आबादी के अंदर उम्र दराज व्यक्ति होते हैं उनको देखता है, और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक माध्यम से परीक्षण करता है। ठीक है, और इसे व्यापक राष्ट्रीय परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, व्यापक राष्ट्रीय परीक्षण कहा जाता है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हरित बॉन्ड क्या है? ठीक है, हरित बॉन्ड क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, एक प्रकार की क्रांति, या हरित बॉन्ड एक प्रकार से धन जुटाने का निश्चित साधन है, और ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरित बॉन्ड एक प्रकार के धन जुटाने का साधन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है कैटरीना, और दूसरा दिया गया है सैंडी, तीसरा दिया गया है वायु, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट दिया गया है इसाइस। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो जो भारत में आया था चक्रवात, ठीक है, तो जो भारत में चक्रवात आया था उसका नाम था वायु। ठीक है, और जो कैटरीना यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कैटरीना जो यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है, तो ये दिया गया है USA का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सैंडी तूफान आपका चक्रवात आया था, ये भी आपका USA में आया था।
और ईसाई स्तूप जो चक्रवात है ये भी आपका यूएसए में आया था। यानी जो आप 3 देखेंगे तो 3 आपके कहाँ आए थे, ये तीनों आपके आए थे यूएसए में, ठीक है। और जो वायु चक्रवात है ये आपका आया था भारत में, ठीक है। वायु चक्रवात है जो ये आया था आपका भारत में। तो अब इसके आने की डेट क्या थी, तो ये आपका आया था 10 जून को, ठीक है। 10 जून 2019 को ये भारत में आया था। और जो वायु नाम इसे दिया गया, ठीक है, जो वायु नाम इसे दिया गया ये संस्कृत के शब्द से दिया गया है, ठीक है, संस्कृत के शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्षों का था, ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्षों का था, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए गए 16 वर्ष 286 दिन, 15 वर्ष 286 दिन, 18 वर्ष 270 दिन और 13 वर्ष 186 दिन। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि 16 वर्ष 286 दिन ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, ठीक है। अब इनके बाद में बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है इंदिरा गांधी का, जो कि 15 वर्ष 350 दिन तक भारत की महिला प्रधानमंत्री रही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसरो ने किस वर्ष स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, ठीक है, साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। तो ऑप्शन पहला आपको दिया गया 1965, दूसरा 1963 और तीसरा, माफ कीजिए बी हो गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये 1987 और ऑप्शन नंबर डी 2010, ठीक है। तो आपका इसमें बिल्कुल जो कि सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1965 में भारत ने पहला अपना साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। अब बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई, ठीक है। यानी कि जो इसरो नाम पड़ा वो आपका 1969 में पड़ा है, ठीक है। और जो आपका इसरो को पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था वो आपका था INCOSPR, ठीक है, इनकोस PR, ठीक है, INCOSPR। तो ये इस नाम से जाना जाता था, जिसे कि बाद में इसका नाम बदलकर 1969 में इसरो कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, तो ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है, जेनोसाइड शब्द किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। ऑप्शन ए है ओविड, ऑप्शन बी राफेल लैम्किन, ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी जूलियो कॉल्टेजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राफेल लेम्किन, ठीक है, राफेल लेम्किन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जेनोसाइड शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, ठीक है, और ये इन्होंने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये एक वकील थे, ठीक है, ये कौन थे, ये एक वकील थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यूएन में जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल कब से लागू हुआ, यानी कि यूएन ने जेनोसाइड शब्द का सेना में कब लागू किया, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं जेनोसाइड शब्द का क्या मतलब क्या होता है। जेनोसाइड शब्द का मतलब होता है जनसंहार, यानी जहाँ पर व्यक्तियों का संहार होने लगे, मौत होने लगे, तो वहाँ पर जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जेनोसाइड शब्द को 12 जनवरी 1951, ठीक है, 12 जनवरी 1951 में इस शब्द को सेना में लागू किया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 1948, माफ़ कीजिए 16 मार्च, 14 मार्च और 16 जनवरी तथा 16 फरवरी, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें 16 मार्च बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया, ठीक है, योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया। तो पहला आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल और तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो योग आयोग आपका हरियाणा में स्थापित किया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना 15 मार्च 2021 में की गई। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो योग दिवस है यानी योगा डे है वो आपका 21 जून को
मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है 10 मार्च, और अगला ऑप्शन आपको दिया गया 20 मार्च, तीसरा ऑप्शन दिया गया 15 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको 30 मार्च, ठीक है। तो यह आपका मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। यह आपका मनाया जाता है 20 मार्च को, और 2013 से यूएन ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 81 बॉन्ड क्या है, ठीक है। यानी ऑप्शन में आप देखेंगे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, और दूसरा ऑप्शन है आपका एक्टिव टाइप बॉन्ड्स, और ऑप्शन नंबर सी एडिशनल टाइप 1, और आपका ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ईरान, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी ईरान, ठीक है। और बात कर रहे हैं यहाँ पर इराक के बाद में, ठीक है। तो यानी कि इराक भारत को सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। उसके बाद बात करें तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। और उससे पहले दूसरा जो सबसे बड़ा देश था वो था आपका सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा था, परंतु सऊदी अरब को पीछे छोड़ने के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरा, और सऊदी अरब तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, नेपाल में मधेसी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला है चीन नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग, ऑप्शन नंबर बी है आपका हिमालय में रहने वाले लोग, और ऑप्शन नंबर सी तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग, ऑप्शन नंबर डी है आपका नेपाल की प्रमुख जनजाति, ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, उपभोक्ता अधिकारों पर चिंता जताने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। इन्होंने उपभोक्ता अधिकारों पर चिंता जताई थी। तो आपको ऑप्शन दिया गया है JF कैनेडी, FD रूजवेल्ट, J कार्टर और ट्रूमैन, ठीक है। तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JF कैनेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके प्रयासों के वजह से ही आज विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और पहली बार विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 1962 को मनाया गया था। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, यानी कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है देविका रानी, दूसरा राज कपूर, तीसरा पृथ्वीराज कपूर, और ऑप्शन नंबर डी है राजकुमार, ठीक है। तो पहली बार जो है वो आपको दिया गया, पहला जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। और जो आपका इसमें है गोल्डन लोटस पुरस्कार भी इसी श्रेणी में दिया जाता है, ठीक है। गोल्डन लोटस पुरस्कार भी इसी श्रेणी में दिया गया। आप देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी है राज कपूर, तो राज कपूर को 1987 में, ठीक है, 1987 में राज कपूर को, और आपका पृथ्वीराज कपूर को 1971 में दिया गया था, और राजकुमार को 1995 में यह पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, तो यह पुरस्कार 1969 में यह पहली बार पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है 2020 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2021 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 4 ऑप्शन है रोजर पेनरोज, ऑप्शन नंबर बी हार्बरी जे अल्टर, और ऑप्शन नंबर सी इमैनुअल जेनिफर, ऑप्शन नंबर डी है रेनहार्ड गैंजल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल आपका
सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल आपका सही है। इमैनुअल जेनिफर को यह पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पैगोडा क्या है, ठीक है। पैगोडा क्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला है और ए है एशियाई मंदिर, ऑप्शन नंबर बी एक जानवर, ऑप्शन नंबर सी एक बौद्ध मुद्रा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यह पैगोडा एक एशियाई मंदिर है, ठीक है। क्या है ये, एक एशियाई मंदिर है। तो पैगोडा शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पैगोडा में दो पैगोडा आते हैं, एक आपको होता है ब्लैक पैगोडा और वाइट पैगोडा, दो पैगोडा होते हैं। तो जो आपका ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये कहा जाता है कोणार्क मंदिर को, ठीक है। भारत के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर जो दूसरा आपका वाइट पैगोडा है, तो वाइट पैगोडा भारत के जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। जगन्नाथपुरी मंदिर को आपका वाइट पैगोडा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी रिकी पोंटिंग, और सी ब्रायन लारा, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं आपके सचिन तेंदुलकर ने, इन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम ही है, इन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। और बात करते हैं तो ब्रायन लारा, तो ब्रायन लारा के नाम विश्व टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा एक पारी में रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है। इन्होंने एक पारी में 400 रन बनाए थे, ठीक है। अब बात करें इन चारों खिलाड़ियों में या किसी भी पूरे के पूरे फॉर्मेट, तो महेंद्र सिंह धोनी पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने कि तीनों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, यानी कि आपका आईसीसी की वर्ल्ड कप ट्रॉफी और आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप, यानी तीनों कप इन्होंने हासिल किए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो चार ऑप्शन दिए गए, अजय सिंह और शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्र और एनबी रमना, ठीक है। ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान में आपके जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है एनबी रमना, ठीक है। एनबी रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनसे पहले अगर बात की जाए तो एनबी रमना से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे आपके शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े एनबी रमना से पहले थे, ठीक है। अब इनसे बाद में बात करें तो दीपक मिश्र, और ये आपके जो हैं, ये आपके बात करते हैं दीपक मिश्र, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है दीपक मिश्र, ये दीपक मिश्र आपके 45वें नंबर के थे, ठीक है। ये 45वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में बने ये शरद अरविंद बोबड़े जो कि 46वें नंबर के थे, और एनबी रमना जो हैं ये आपके वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं अजय सिंह, ठीक है। जो आपको ऑप्शन दिया गया है अजय सिंह, ये भारत के कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता है, ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात करें तो ये इनको आर्टिकल 125 यानी अनुच्छेद 125 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी, ठीक है। तो भारत का जो उच्च न्यायालय है इससे पहले संघीय अदालत के तौर पर जाना था, बाद में इसका नाम बदलकर भारत का उच्चतम न्यायालय कर दिया गया, जिसे कि 1 अक्टूबर 1937 से जाना गया। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसे का मुख्यालय है। और जो आपका उच्चतम न्यायालय है यह नाम आपका 28 जनवरी 1950 को इसे उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना गया। उससे पहले ये 1937 से 1950 तक भारत की संघीय अदालत के रूप में जाना जाता था,
ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता था। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चेन्नई सुपर किंग, दूसरा है कोलकाता नाइट राइडर्स, और ऑप्शन नंबर सी है मुंबई इंडियंस, और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो 2020 का खिताब है, इसमें आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब 2020 का खिताब जीता था।